हाय गाइस, आप सभी का फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और अपन जेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लेके चल रहे थे, जिसमें अपन बहुलक पढ़ रहे थे। और बहुलक के अपन ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। तो 15 से आगे 10 क्वेश्चन अपन आज के सेशन में हल करने वाले हैं। और इन 10 क्वेश्चनों में अपन विस्तार चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए इस सेशन के साथ, ताकि अपन इस पॉइंट को बहुत अच्छी मजबूती से अपन क्या कर सके, तैयार कर सके। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन और अपन चलते हैं उसकी ओर। पहला क्वेश्चन आपका क्रॉस जाल बहुलक है। तो देखो भाई, क्रॉस जाल बहुलक होता क्या है? क्रॉस जाल बहुलक अपन समझे तो ये एक प्रकार का ताप दृढ़ बहुलक होता है। ताप दृढ़ बहुलक होता है। ताप दृढ़ बहुलक का मतलब ये होता है कि इस बहुलक को यदि अपन गर्म करते हैं, क्या करते हैं, इसको अपन गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ये पिघलता नहीं है, ये मजबूत होता है, मजबूत बहुलक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिस प्रकार से अपन देखें तो ये एकलक इकाइयां हैं मानव की बहुलक की। तो इन एकलक इकाइयों में क्या होता है, आपस में तिरछे बंध पाए जाते हैं। और इन तिरछे बंध के कारण से इन बंधों को तिरिक बंध भी कह देते हैं। यहाँ पर एक जाल जैसा बन जाता है, और इन जाल के कारण से ही ये अपन कह सकते हैं कि बहुत कठोर बन जाते हैं, बहुत मजबूत बंध या मजबूत बहुलक बन जाते हैं। और इसका बहुत ज्यादा जो उपयोग होता है, वो उपयोग अपन देखें तो ऐसे चीजों में किया जाता है जो ताप से ना पिघले। जैसे विद्युत के स्विच, क्योंकि विद्युत के स्विचों में अपन देखें तो स्पार्किंग होकर वो गर्म हो जाते हैं। और यदि वो किसी कमजोर बहुलक के बना दिए जाएंगे तो वो पिघल जाएंगे। और अपन यदि स्विच विच दबाएंगे तो अपन उसके क्या कर सकते हैं, उसके संपर्क में आकर हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ये क्रॉस जाल बहुलक या तापदड़ बहुलक के बनाए जाते हैं। कौन? विद्युत स्विच है या विद्युत के उपकरण है। ठीक है, ये इस चीजें बनाई जाती है किसकी? तापदड़ बहुलक की। तो क्रॉस जाल बहुलक तापदड़ बहुलक होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो होता है बेकेलाइट। क्या होता है? बेकेलाइट इसका उदाहरण है। और ये आपका क्या बन गया? आंसर बन गया। ठीक है, पीवीसी नहीं होगा, पीवीसी नहीं होगा, ताप सुगठ्य होता है। पॉलीथीन भी नहीं होगा, पॉलीथीन भी ताप सुगठ्य होता है। और पॉलीस्टाइरिन भी नहीं होगा, ये भी क्या होता है? सुगठ्य होते हैं। यानी इनको थोड़ा सा भी गर्म करोगे तो ये पिघल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन। निम्न में कौन सा बहुलक विद्युत उपकरण बनाने में प्रयुक्त होता है? अभी मैंने आपको बताया विद्युत उपकरण, स्विच, मैंने बात की विद्युत के जो बोर्ड होते हैं वो बोर्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बनाने में अपन काम में लेते हैं किसको? बेकेलाइट का। बेकेलाइट का उपयोग करते हैं, तो पॉलीथीन का नहीं। पॉलीथीन की तो अपन जो अपने वायर होते हैं उन वायरों के ऊपर जो आपने देखा होगा कि जो एक कवर चढ़ा होता है वो कवर पीवीसी का या पॉलीथीन का चढ़ा होता है। ठीक है, जिसे अपन छुए तो तार हमारे संपर्क में ना आए, इसलिए उसके ऊपर पीवीसी का या पॉलीथीन का कवर चढ़ा दिया जाता है सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर था बेकेलाइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बहुलक का एकलक होता है। देखो भाई, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉली शब्द जिस भी यौगिक के नाम के पहले जुड़ जाता है, इसका मतलब वो बहुलक की श्रेणी में चला जाएगा। किसकी श्रेणी में चला जाएगा भाई? बहुलक की श्रेणी में चला जाएगा, क्योंकि पॉली का अर्थ होता है बहुत सारे। क्या होता है? बहुत सारे। कौन बहुत सारे? बहुत सारे जिसके शब्द के नाम के पहले जुड़ रहा है वो बहुत सारे। यानी कहने का मतलब पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, यानी एक्रिलोनाइट्राइल इकाइयां बहुत सारी जुड़कर जिस यौगिक का निर्माण करती है उसको पॉली एक्रिलोनाइट्राइल कहते हैं। और ये एक प्रकार का बहुलक होता है। तो एक्रिलोनाइट्राइल की एकलक इकाई की बात करें तो पॉली शब्द को हटा दो, बाकी जो बचा वो एकलक इकाई होती है। और इसकी संरचना की बात करूँ तो संरचना होती है CH2 डबल बॉन्ड CH, और क्या हो जाएगा? CN हो जाएगा। इस N के लिए एक्रिलोनाइट्राइल लिया जाता है। और इसकी संरचना हुई तो आप इस संरचना को देख कर आप देख सकते हैं ऑप्शन में, तो आपको डी इसका आंसर मिल रहा है। क्योंकि डी की संरचना और जो मैंने संरचना बनाई है वो संरचना सेम है, इसलिए ये आपका आंसर बन जाएगा। सी भी गलत है, ए भी गलत है और बी भी गलत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पॉली शब्द बहुलकों के नाम के पहले जुड़ा होता है अधिकांशतः। पॉली शब्द को हटाने के बाद में जो नाम बचता है वो एकलक इकाई का नाम होता है। और मैंने यहाँ पर इसकी संरचना आपको बना के बता दी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन। नाइलॉन 6 की एकलक है। बहुत गजब का बहुलक होता है ये, बहुत गजब का बहुलक होता है नाइलॉन 6। ठीक है, तो नाइलॉन 6 की बात करें तो यहाँ पर एक तो ये 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? अरे भाई, कुछ मतलब होता है इसका। 6 का मतलब ये होता है, पहले तो हम बात करें नाइलॉन की, तो नाइलॉन एक प्रकार का बहुलक होता है। कैसा बहुलक होता है? सह बहुलक होता है।
सहबहुलक का मतलब क्या होता है? सहबहुलक का मतलब ये होता है कि इसमें एक से अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां पाई जाती है और ये एकलक इकाइयां क्या होती हैं? भिन्न होती है। तो इसमें दो एकल इकाइयां होती है। एक तो पहली एकल इकाई का नाम अपन बोले तो इसका नाम होता है हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन। हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन, ये इसका नाम होता है किसका? एकलक इकाई का, एमीन। और इसकी विशेषता, सबसे विशेषता क्या, सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं, इसीलिए ये एक 6 बना। दूसरी एकल इकाई की बात करें तो दूसरी एकल इकाई होती है एडीपिक अम्ल। और इस एडीपिक अम्ल में भी अपन देखें तो इसमें भी कितने कार्बन होते हैं भाई? 6 कार्बन होते हैं, इसलिए ये 6 से बना, 6 और इन दोनों एकल इकाइयों से बहुलक बनता है, उसका नाम होता है नाइलॉन। और 6 कार्बन होने के इसके साथ में जोड़ दिया जाता है 6। ये एक प्रकार का क्या होता है? पॉली एमाइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। पॉली एमाइड बहुलक होता है क्योंकि ये इधर एमीन है, इधर अम्ल है, दोनों मिलकर एमाइड का निर्माण करते हैं, इसलिए इसमें बहुत सारे एमाइड समूह की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए यहाँ पर पॉली एमाइड इसका श्रेणी की जाती है। सहबहुलक होता है, पॉलीएमाइड होता है, इसकी एक इकाइयां होती है। इसके उपयोग अपन देखें तो कपड़े, जूते इनके बनाने में किया जाता है। तो एक इकाई पूछ रहा है तो आपका पहला आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से एक मेथिलीन डाइमीन और एडीपी के बाद, तो इसका पहला ही आंसर आपका सही है। ठीक है, एकदम मेथिलीन डाइमीन तो सही है, लेकिन ट्रथेलिक अम्ल नहीं आएगा। ट्रथेलिक अम्ल टेरिलीन का होता है। किसका होता है? टेरिलीन का होता है। एथिलीन ग्लाइकोल ये टेरिलीन का होता है। ट्रथेलिक अम्ल ये दोनों ही, आगे ध्यान रखना, ये डेक्रोन या टेरिलीन की एक इकाइयां होती है, ये दोनों एथिलीन ग्लाइकोल और ट्रथेलिक अम्ल ये किसकी होती है? टेरिलीन की है। आगे आ जाएगा, ये क्वेश्चन टेरिलीन की होती है। टेरिलीन का एक दूसरा नाम भी ध्यान रखना, डेक्रोन होता है। क्या होता है? डेक्रोन। तो आपका आंसर हो गया ए। डी भी गलत है, सी भी गलत है और बी भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। निम्न में से बेकेलाइट बहुलक के लिए गलत कथन कौन सा है? गलत कथन चाटना है, तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है, गलत सही का भी वो गलत देखना है भाई। क्या देखना है? गलत। इसका मतलब जो सही है वो आंसर नहीं होगा, जो गलत है वो आंसर होगा। बेकेलाइट के लिए मैंने बनाया बताया आपको, ये थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग ताप दंड को कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं थर्मोसेटिंग और हिंदी में कहते हैं ताप दृढ़ बहुलक। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। प्रत्यास्थ बहुलक होता है, बिल्कुल। प्रत्यास्थ का मतलब होता है इसको आप खींच कर बढ़ा नहीं सकते, चोट मारोगे तो ये फैलेगा नहीं, ये होता है प्रत्यास्थ गुण। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन की दृष्टि से आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये सही नहीं होगा क्योंकि ये कथन सही है, आपको गलत चाटना है इसलिए नहीं होगा। इसका निर्माण फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की संरचना से, संघनन बहुलकीकरण से होता है। ये बात बिल्कुल सही है भाई, फिनोल इसमें काम में आता है, फॉर्मेल्डिहाइड ये दो इसकी एक इकाइयां होती है। फिनोल की संरचना अपन देखें तो इस प्रकार से बेंजीन, बेंजीन के ऊपर जुड़ा होता है OH और फॉर्मेल्डिहाइड की होती है CH डबल बॉन्ड और H, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन HCHO, ऐसे भी लिखा जा सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। इसका उपयोग विद्युत सीवित कंघी बनाने में, इसका मतलब ये भी कथन तो सही है लेकिन आंसर नहीं होगा। ये कथन भी सही था, ये भी आंसर नहीं होगा। ये एक समबहुलक, समबहुलक नहीं है भाई, ये सहबहुलक है क्योंकि इसकी एक इकाई गलत है, इसलिए ये इस बात से गलत हो गया। और सहबहुलक तो बिल्कुल सही है, लेकिन कोई भी बहुलक या तो समी होगा या सह होगा, दोनों कभी भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये कथन गलत है। और ये कथन गलत है लेकिन आपका आंसर है, क्योंकि गलत ही तो आपसे पूछा गया है, इसलिए आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन। टेरिलीन बहुलक के निम्न में से कौन सा कथन सही है? टेरिलीन, टेरिलीन, टेरिलीन का दूसरा नाम हो जाएगा भाई, टेरिलीन का दूसरा नाम क्या होता है? डेक्रोन। क्या होता है? डेक्रोन होता है, पहली चीज। ये भी एक सहबहुलक होता है। सहबहुलक का मतलब क्या हुआ? इसकी भी एकल इकाइयां कितनी होती है? दो होती है। पहली एकल इकाई का नाम मैं आपको बता दूं, ट्रथेलिक अम्ल होता है। क्या होता है? ट्रथेलिक अम्ल होता है। और दूसरी एकल इकाई का नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकोल इसका दूसरी एकल इकाई का नाम होता है। ठीक है, और
इसमें एस्टर का निर्माण होता है, बहुत सारी एस्टर इकाइयां होती है इसमें, इसलिए इसके नाम के पहले पॉली जोड़ देंगे। तो ये कौन सी श्रेणी का बहुलक होता है? पॉलीएस्टर बहुलक का होता है। पॉलीएस्टर बहुलक की श्रेणी में आता है संघनन बहुलकन, क्योंकि जब इसका निर्माण होता है तो इसमें जल या कुछ एल्कोहल के अणु बाहर निकलते हैं, इसलिए संघनन बहुलकन भी इसको कहते हैं। उपयोग इसका अपन देखें तो कपड़े बनाने में इसका उपयोग होता है, धागे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ये उपयोग अपन देखें। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कौन सा कथन सही है? सही देखना है, सही देखना है, सही देखना है, तो सही कथन देखना है। ये पॉलिएस्टर और संघनन बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये आपका आंसर होना चाहिए। चलो अपना आगे देखते हैं, अगले ऑप्शन को और देखते हैं। इसके एक लेगा ट्रथेलिक अम्ल और इथेनिक ग्लाइकोल, ये भी बिल्कुल सही है, इसका मतलब दो आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसका उपयोग वस्त्र, ये भी धागे बनाने में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसे डेक्रोन या ऑर्डोन, ये गलत है भाई, गलत है। ऑर्डोन नहीं कहते हैं इसको, डेक्रोन तो कहते हैं, ये बात तो जम रही है, लेकिन ऑर्डोन इसको नहीं कहा जाता है। तो डेक्रोन और ऑर्डोन दोनों नाम नहीं है इसके, डेक्रोन ही है। तो सही, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर सही नहीं है। सही की जगह आप करो, यहाँ पर गलत छाटना है आपको, क्योंकि इसमें तीन गलत कथन सही है और एक कथन गलत है, इसका मतलब गलत छाटना है। गलत की दृष्टि से देखिए तो आपका डी आंसर आपका सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं सारे क्वेश्चनों की व्याख्या कर रहा हूँ बहुत डिटेल से, मेरे हिसाब से सारी चीज समझ में आनी चाहिए आपकी। प्राकृतिक रबर के एक लाख का आईपीसी नाम क्या होता है? तो अपन ने पहले वाले सेशन में देखा था कि प्राकृतिक रबर की एक इकाई होती है आइसोप्रीन, आइसोप्रीन होती है। ये क्वेश्चन पिछली बार जेट में पूछा गया था कि एक लाख प्राकृतिक रबर की एक इकाई क्या होती है? आइसोप्रीन होती है। तो जरूरी नहीं अब की बार आईपीसी नाम इसका पूछा जा सकता है, आपसे संरचना पूछी जा सकती है। तो इसकी संरचना अपन देखें तो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH3 और हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये होती है इसकी संरचना। इसका आईपीसी नाम देखे तो नाम लिखे थे अपन 1 2 3 4, ये मैंने नंबरिंग कर दी। दो पर जुड़ रहा है मेथिल, तो अपन लिख देंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। और 1 पर और 3 पर जुड़ रहा है डबल बॉन्ड, इसलिए अपन यहाँ पर लिख सकते हैं 1 3 डाई ब्यूटाइन। ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं या इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। ये भी इसका नाम हो सकता है 2 मेथिल, ये भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको। और कार्बन में मेन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 4 कार्बन, तो ब्यूट 1 3 डाईईन, ये भी इसका नाम है। तो दोनों नामों में से कोई सा भी आपको ऑप्शन में मिले, दोनों सही है। ये भी सही है और ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। आप ऑप्शन में देखो कौन सा दे रखा है, तो आपको ऑप्शन में दे रखा है बी 1 2 मेथिल 1 3 ब्यूटाडाइन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्राकृतिक रबर को अपन देखें तो एक पौधा होता है गट्टा पारचा, उससे प्राप्त किया जाता है, गट्टा पारचा से प्राप्त किया जाता है। और ये दूध जो मतलब पौधा होता है, उस पौधे के चीरे लगाकर एक दूध जैसा पदार्थ प्राप्त करते हैं, जिसको लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स या शीर भी कह देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, लेटेक्स या शीर भी इसको कह देते हैं। एक इकाई का नाम आइसोप्रीन होता है और इसका वल्कनीकरण भी किया जाता है। वल्कनीकरण में सल्फर के साथ इसको गर्म किया जाता है। किसके साथ? सल्फर के साथ वल्कनीकरण एक प्रक्रिया होती है जो प्राकृतिक रबर के साथ की जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नाइलॉन 6 के लिए में से नाइलॉन 6 की बात मैंने पहले कर ली थी, यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 की बात करें अपन, तो नाइलॉन 6 में मैंने आपको बताया एक लग इकाइयों में 6 कार्बन होते हैं। एक लग इकाई थी इसकी हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन इसकी एक इकाई होती है। और दूसरी होती है इसकी, कौन सी होती है? एडिपिक अम्ल होती है, एडिपिक अम्ल होती है। दोनों में कार्बन होते हैं 6 कार्बन, 6 कार्बन होते हैं दोनों में। और ये मैंने आपको बताया था इसमें एमाइड का निर्माण होता है, बहुत सारे एमाइड बनते हैं इसमें, इसलिए इसको पॉली एमाइड बहुलक भी कह देते हैं। और ये संघनन होता है क्योंकि इसमें जल अमोनिया बाहर निकलता है, इसलिए इसको संघनन बहुलीकरण भी कह देते हैं। अब देखते अपन सही नहीं है, पहले तो आपको देखो कि छाटना क्या, आपको सही नहीं है ये छाटना है, तो गलत छाटना है। सही नहीं है इसका मतलब गलत छाटना है। तो जो सही होगा वो आपका आंसर नहीं होगा, जो गलत होगा वो आपका आंसर होगा। ये पॉलीएमाइड और संघनन बहुलक है, ये तो सही है बात।
सही है तो सही चूल छाटना, आपको गलत छाटना, इसका वही आपका आंसर नहीं है। इसके एक लाख हेक्सामेथिलीन डाइमीन और डीपी कमल, ये बात सही है, इसका वही आपका आंसर नहीं होगा। इससे प्लास्टिक, कपड़े, ब्रुश, बाल आदि बनाए जाते हैं, बिल्कुल बाल बनाए जाते हैं। ब्रुश व्रुश आते हैं, ब्रुश के जो दांते आते हैं जिससे अपन ब्रुश व्रुश करते हैं, वो ब्रुश इसी की बनाई जाती है, जो पैसे से उसमें लगे होते हैं जिससे दांत साफ होते हैं, वो इसी की बनाई जाते हैं, टेरिलिन नाइलॉन की। यहाँ छह छह का अर्थ कि इसकी एक इकाइयों में छह छह का नाइट्रोजन, नहीं नहीं भाई, नाइट्रोजन थोड़ी होते हैं ना, कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, इसलिए ये बात गलत है, यहाँ पर ये बात गलत है, इस कारण से ये कथन भी आपका गलत हुआ, यहाँ पर कार्बन आना चाहिए था, और गलती तो आपसे पूछा गया है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने नाइलॉन छज्जे की पूरी बातें कर ली, उपयुक्त अपन देख लिए, एक इकाइयां देख ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन। ब्यूना एस व ब्यूना एन के निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर अपन दोनों की बात करते हैं भाई, ब्यूना एस और ब्यूना एन। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक तरफ तो लिख रहा हूँ ब्यूना एस, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं ब्यूना एन। ब्यूना का मतलब, दोनों में ब्यूना ब्यूना आ रहा है, इसका मतलब होगा ब्यूटा डाई, ब्यूटा डाई, ब्यूटा डाइन 1,3 ब्यूटा डाइन। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों बहुलकों में इन दोनों बहुलकों में ब्यूना एस और ब्यूना एन में एक चीज कॉमन आ रही है, ब्यूना। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में दो दो एकल इकाइयां होती है, जिनमें एक एकल इकाई दोनों में समान होती है, कौन सी, 1,3 ब्यूटा डाई। ठीक है, और यहाँ पर अपन देखें तो इस एस का मतलब होता है स्टाइरीन। क्या होता है? स्टाइरीन होता है भाई। एस का मतलब स्टाइरीन होता है। यहाँ पर जो एन आ रहा है, इस एन का मतलब होता है एक्रिलो नाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की ही दो दो एकल इकाइयां होती है। ब्यूना एस की एक तो होती है स्टाइरीन और एक होती है 1,3 ब्यूटा डाइईन। इसी प्रकार ब्यूना एन की भी दो एकल इकाइयां होती है, एक तो होती है 1,3 ब्यूटाडाइन और दूसरी होती है क्या, एक्रिलोनाइट्राइल। तो ब्यूना का मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन, एस का मतलब स्टाइरीन, एन का मतलब एक्रिलोनाइट्राइल। दोनों की दो दो एकल इकाइयां होती है। ये दोनों ही प्राकृतिक कृत्रिम रबर के उदाहरण होते हैं। किसके होते हैं? कृत्रिम रबर होते हैं। इनको उद्योगों में बनाया जाता है। इनके उपयोग अपन देखें तो ये टायर, ट्यूब, ठीक है, इनके बनाए जाते हैं। टायर ट्यूब इनसे बनाए जाते हैं। ब्लड प्रूफ जैकेट होते हैं, ये बनाए जाते हैं। ठीक है, बरसाती कोट इनके बनाए जाते हैं। ऑयल के जो टैंक होते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे होते हैं इसमें। तो अपन बात करते हैं इसके ऑप्शनों की ओर। ये दोनों ही कृत्रिम रबर के उदाहरण, बिल्कुल सही बात है। पहला पूछा क्या है, कथन सही है, सही पूछ रहा है, तो सही वाला आपका आंसर होगा। तो ये दोनों कथन, दोनों कृत्रिम रबर होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये आपका आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन, अगले ऑप्शन पर देखते हैं। यहाँ एस और एन का अर्थ स्टाइरिन और एक्रिलोनाइट्राइल होता है, बिल्कुल ये बात भी सही है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगले ऑप्शन पर देखें। ब्यूना एस से टायर, वाटरप्रूफ जूते, ब्यूना एन से ऑयल सील्ड टैंकों के अस्तर आदि बनाए जाते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, इसका मतलब ये सारे के सारे कथन गलत है, इसलिए आपका डी आंसर बन जाएगा। उपरोक्त सभी, ये सारी बातें आपकी सही है। तो ब्यूना एस और ब्यूना एन का विशेष ध्यान रखना है आपको। बहुत अच्छे बहुलक होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं, इनके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अपना लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, और यहाँ पर अपन सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। LDPE और HDP, इनका पूरा नाम अपन देखें तो देखो, इसका अपन देखें तो इसका होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, यानी निम्न घनत्व पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीथीन। ये होता है किसका नाम? ये होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, यानी LDPE। और इसका होता है पूरा नाम अपन देखें किसका, HDP का, इसका होता है उच्च घनत्व पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा HDPE, यानी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसमें अंतर इतना, सेम चीज इसमें क्या होती है, इन दोनों की एकल इकाई देखें तो क्या होती है, एथीन होती है। क्या होती है? एथीन, इसकी एकल इकाई, दोनों की एकल इकाई क्या होती है, एकल इकाई एथीन होती है। ठीक है,
इसको आपको ध्यान रखना, उच्च घनत्व पॉलीथीन जब हम बनाते हैं तो इसके लिए एक उत्प्रेरक आपको लेना पड़ता है जिसको नाम होता है जिगलर नाटा। क्या होता है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक हाई डेंसिटी पॉलीथीन प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग लिया जाता है। ये साकित बहुलक होता है, साकित होने के कारण से इसका घनत्व कम होता है, साकित होता है। और ये क्या होता है? ये रेखीय होता है, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। यानी इसमें अपन देखें तो इस प्रकार से होती है, इसमें अलग अलग शाखाएं निकली होती है, ऐसे 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 ऐसे। और इसमें क्या होती है? शाखाएं नहीं निकली होती, इसमें इस प्रकार से एकलिकाएं आपस में जुड़ी होती है नजदीक से, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है, ऐसे पास पास में जुड़ी होती है। ठीक है। और दोनों के दोनों कौन से बहुलक होते हैं? योगात्मक बहुलक होते हैं। दोनों के दोनों कौन से होते हैं? योगात्मक होते हैं, क्योंकि एक इकाई में कौन सी एथीन जो होती है वो आपस में जुड़ती जाती है, जुड़ती इसके कारण से इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यही आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए और पूरी हल सहित अपन इसको व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यही कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।